कि ये आजकल की मार्केटिंग और सेल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? को मार्केटिंग एंड सेल्स आज के डेट में दोनों सही डायरेक्शन में जा रही हैं, बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी फनल्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये मॉडर्न डे मार्केटिंग है या मॉडर्न डे सेल है? सी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। सेल्स पैसा बनाने की मशीन है। हाँ, ऑफ कोर्स सेल्स पैसा बनाने की मशीन। हम पैसा कमाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। और अगर पैसा ना बनाए तो गाली खाते हैं। बहुत खाते हैं। तो जितने भी बिजनेस ऑनर हैं वो कैसे बचे? देखो, सेल्स वाले पागल बनाते हैं लेकिन लोग फिर भी सामान तो खरीदते हैं। आपकी कोई ना कोई जरूरत होती है जब आप किसी कंपनी का कॉल उठाते हो। पता कैसे लगाए कि लीड में प्रॉब्लम है सेल्स पर्सन? उसके लिए मैंने आपको बताया, आपके पास डायलर जरूर होना चाहिए। सेल्स वाले जो है कह रहे हैं आपकी लीड्स खराब है। हाउ यू ज्वाइन सेल्स? जहाँ पर बॉयज की या मेल्स की मोनोपोली हो, ओके। जहाँ पे फीमेल्स जाते हुए डरती हूँ। क्या विदाउट इंसेंटिव सेल नहीं हो सकती? रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हर फील्ड में हर सेल्समैन फेस कर रहा है इस समय? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाउंडर्स या मैनेजर्स अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट्स दे रहे हैं। सो मैम, हाउ टू मेक अ टीम? देखो, पांडवों जैसी टीम बनाना, ठीक है। आपको पता है कि अर्जुन की मछली की आंख पे कितनी नजर रहती थी। आप आज की तारीख में कोई एआई टूल यूज कर रहे हो? सी, मैं चैट जीपीटी अपने टीम मेंबर्स को जरूर बोलती हूँ। कोई भी 3 CRM बता सकते हो जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा फेमस है? जोहो है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं ओके प्रेनिक। गाइस, आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं और इस इंडस्ट्री में एक स्टेपल प्लेयर भी है। इन्होंने बहुत सारे नए नए ब्रांड और पुराने स्टार्टअप्स के साथ जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कामयाब है उन्हें सपोर्ट किया है और उन्हें फर्स्ट से अर्श पे पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने अपना करियर ICICI बैंक, 99 एकड़ और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया एंड उसके बाद आज की तारीख में आयरा स्किल में डेटा एनालिस्ट का एक बहुत ही अच्छा सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। पूरी कंपनी इनके ऊपर डिपेंड है और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में या सेल्स की इंडस्ट्री में एक माना हुआ नाम निधि अनेजा जी का। तो आज हम निधि मैम के साथ बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर। हम बात करने वाले हैं किस तरह से अपना प्रोसेस बनाया जाए, AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए, हाउ टू हायर आर करेक्ट मैन पावर, सेल्स में क्या सेल्स मैनेजर की गलती होती है या फाउंडर्स को भी कुछ बातें सीखनी चाहिए, किस तरीके से सेल्स के अंदर ऑटोमेशन लाके आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हो, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है टू अचीव योर टारगेट, लग्जरी ब्रांड कैसे बेचे और छोटे व्यापारी अपना काम कैसे करें। इन्हीं कुछ बातों पे आज हमने डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं निधि मैम का। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियांक फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। वेलकम मैम। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये आजकल की मार्केटिंग और सेल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? देखो, मार्केटिंग एंड सेल्स आज के डेट में दोनों सही डायरेक्शन में जा रही हैं, बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी फनल्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादातर जितने भी आप फाउंडर्स देखोगे उनका जो बिजनेस मॉडल है वो चला गया है सेल्स पे, सेल्स थ्रू फनल मार्केटिंग, राइट। क्या करते हैं, 99 या 199 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना ऐड दिखा के और उसके बाद उन्हें वेबिनार में इनवाइट करते हैं। तो वेबिनार में इनवाइट होने के बाद उनका एक पूरा फनल बन जाता है और उसके बाद वो अपने कोर्सेज, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आज की डेट में जो सेल्स चल रही है या मार्केटिंग चल रही है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि पुराने ज़माने में जब हम लोग एक्टिविटीज़ करते थे तब लीड जनरेशन वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको फनल इंक्रीज करने में और रेवेन्यू इंक्रीज करने में बहुत हेल्प कर रहा है आज के लिए। तो इसे आप क्या बोलेंगे, लाइक ये मॉडर्न डे मार्केटिंग है या मॉडर्न डे सेल है? सी, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। आप मॉडर्न डे मार्केटिंग, सी आपकी सेल्स होती कैसे है? सबसे पहले आपको लीड्स चाहिए। लीड्स के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस करनी पड़ती है, अपनी कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी देनी पड़ती है। वंस यू गेट लीड्स, उसके बाद आपका सेल्स का काम स्टार्ट होता है। तो दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं और दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैम, इसी बात पे आप हमारे व्यूअर्स को एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि ये मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या है? जी प्रियांक, अगर मार्केटिंग की बात करें तो जब हम पोजीशनिंग की बात करते हैं, ब्रांडिंग की बात करते हैं, राइट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर डिस्प्ले करने की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग का पार्ट है।
राइट। okay. जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस हो जाता है, पोजीशन हो जाता है, ब्रांड बिल्ड हो जाती है, उसके बाद सेल्स का फनल आता है। तो मार्केटिंग बहुत वास्ट वर्ल्ड है और बहुत वास्ट एक्टिविटी है जो सोशल मीडिया का एक पार्ट है। ओके मैम, ठीक है, परफेक्ट। मैम, सेल्स में अगर हम देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, सेल्स को ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन सेल्स ज्वाइन करने के बाद ये बात उन्हें पता होती है कि गाली खाने को मिलेगी। तो क्या गाली खाने के लिए ही सेल्स ज्वाइन करी जाती? सी, सेल्स में एक्चुअली जो चीज़ें मोटिवेट करती हैं वो पैसा तो है। देखो, हर एक सेल्स वाला अपनी सैलरी के अलावा इंसेंटिव्स कमाता है, वेरिएबल्स कमाता है, राइट। तो जब कोई सेल्स में एंटर करता है तो पहले महीने तो बहुत रोता है, बहुत रोता है, पहला महीना 2 महीना, जब तक वो एडजस्ट ना हो जाए या उसका पहला इंसेंटिव ना क्रैक हो जाए। लेकिन जिस टाइम उसका इंसेंटिव क्रैक हो जाता है या ऑर्गेनाइजेशन ने रिवॉर्ड सिस्टम इतना अच्छा बिल्ड कर रखा है कि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन अच्छे मिल रहे हैं और लिंक्डइन पे जा रहा है उसका पोस्ट कि हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, प्लस आपका पॉकेट के अंदर बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, तब आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। और गाली तो हर प्रोफेशन में पड़ रही है प्रियांक, किसमें नहीं पड़ रही है। पर मैम, देखा गया सेल्स वालों को ज़्यादा ही थोड़ा सा क्रंच किया जाता है, हर बात पे बॉस उठा के कभी भी मीटिंग ले लेता है, कभी भी उनसे गालियों के तौर पे बात करता है। एज टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, HR, फिनेंस, वहाँ पे इतना ह्यूमिलेशन नहीं होता मैम जितना सेल्स में होता है। सी, सेल्स के अंदर ना, सेल्स कंपनी की बैकबोन है। आप कभी भी देखना, कोरोना के टाइम पे भी आप देखना, करेक्ट मैम, ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए, HR बंद कर दिया, बैक ऑफिस बंद कर दिया, और हर हर टीम मेंबर को उन्होंने मूव कर दिया सेल्स में। तो सेल्स बैकबोन है कंपनी की। अगर आपकी टीम रेवेन्यू नहीं देगी जिसपे पूरी कंपनी का उत्तरदायित्व है, राइट, तो फिर प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। और गाली उसी को पड़ती है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। सबको नहीं पड़ती है गाली उसी को पड़ रही है जो अपने KRAs और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से नहीं कर रहे हैं। आप ये बताओ, जो ओवर परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स हैं सेल्स में, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है, राइट मैम। एक जगह आप काम कर रहे होते हो, दूसरी जगह से आपको 10 ऑफर लेटर्स आ जाते हैं बिकॉज आपका काम मार्केट में बोल रहा होता है। तो गाली तो उन लोगों को पड़ती है जो लोग काम नहीं करते, बट सेल्स वालों को गालियाँ खानी पड़ती हैं और वो यूज टू भी होते हैं क्योंकि पैसा बहुत मिल रहा होता है। तो मैम, सेल्स वाले इतना नंबर निकाल के देते हैं, आपको प्रॉफिट कराते हैं, इसीलिए फेवर किया जाता है सेल्स वालों को? ऑफ कोर्स, आपकी कंपनी का पूरा कॉस्ट एंड प्रॉफिट, पूरा का पूरा सेंटर, आपका कॉस्ट सेंटर वहीं से निकल कर आता है। अगर उन लोगों के ऊपर ज़्यादा नहीं छोड़ा जाएगा या उन लोगों को टाइट नहीं किया जाएगा तो आपका कंपनी का P&L हिल जाएगा, आप पैट नहीं निकाल पाओगे। और ये पैट क्या होता है मैम, थोड़ा सा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आप अपने सारे खर्चे कैलकुलेट कर लेते हो अपनी कंपनी के, कितनी कॉस्ट लगी, कितना उसके बाद प्रॉफिट आया, कितने टैक्सेस गए, GST गए, आपने टैक्स भरे, और भी बहुत सारे मिसलेनियस बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपकी कंपनी का सारा टर्नओवर निकलने के बाद, सारे टैक्सेस माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आपने कमाया होता है वो आपका पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैम, ये जो हम शार्क टैंक इंडिया में और बाकी ऑनलाइन आजकल बहुत सारी टर्म्स सुनने लगे हैं, EBITDA आ गया है, ये पैट आ गया है, इसी तरह मैम क्या हर आदमी को ये सब पता होना चाहिए सेल्स में आने से पहले? ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि सेल्स के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कस्टमर से जो पैसा चार्ज कर रहे हो वो एक्चुअली टेक होम रेवेन्यू नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्वान्टिफाई करके बताती हूँ, एक टीम मेंबर को हमने 4 लाख का रेवेन्यू दिया कि दिस इज योर रेवेन्यू टारगेट, राइट। अब उस 4 लाख में से कस्टमर का, जो कस्टमर से हम इन्वॉइसिंग करते हैं, उसमें से GST हम माइनस करते हैं क्योंकि वो सरकार को जाता है, राइट। तो नेट ऑफ जो रेवेन्यू आता है वो 4 लाख में से आपका 18% माइनस करने के बाद आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली सेल्स के लोगों को कि उनको ये पता चले कि कंपनी ने अगर हमें एक टारगेट दिया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, तो हमें कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है जो एक्चुअली नेट ऑफ रेवेन्यू को मीट कर सके। तो टैक्सेस ज़रूर पता होने चाहिए, GST उसमें एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये मान के चले मैम, सेल्स पैसा बनाने की मशीन है? हाँ, ऑफ कोर्स सेल्स पैसा बनाने की मशीन। हम पैसा कमाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। और अगर पैसा ना बनाए तो गाली खाते हैं? बहुत खाते हैं मैम। ये वैसे बहुत ही दुखद है कि जो आदमी काम कर रहा होता है वो तो अपना 100% दे रहा होता है जी, और 100% देने के बाद अगर भगवान ना करे अचीव नहीं हो पा रहा है गोल, तो वो बेचारा इस तरह से ह्यूमिलेट हो। सी प्रियांक, इसमें भगवान की गलती नहीं है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस की गलती है, राइट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रेवेन्यू नहीं कर पा रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू मीट नहीं हो रहा है या सिर्फ उस टीम मेंबर का रेवेन्यू मीट नहीं हो रहा। अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 10
प्लेयर्स हैं और उसमें से 7 to 8 प्ले कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं और 2 लोग नहीं कर रहे, वहाँ भगवान की गलती नहीं है। उनको अपनी ट्रेनिंग्स, अपने फीडबैक्स पे वर्क करना पड़ेगा, तो गाली तो पड़ेगी। मैम, बॉस के इस हंटर से बचने के लिए ना बहुत सारे सेल्स वाले झूठ भी बोलते हैं। सर मेरा नंबर होने वाला है, सर मेरा क्लाइंट आ गया, कभी कभी गलत नंबर भी दिखा देते हैं। क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करवा के बोलते हैं कि हो गया सर हमारा जी। तो क्या ये सही होता है मैम प्रैक्टिस? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए फाउंडर्स को अपने पास CRM जरूर लेकर आना चाहिए और डायलर जरूर इन प्लेस करना चाहिए। CRM एंड डायलर आपको कस्टमर की पूरी इंट्रैक्शन, यहाँ तक कि क्या बात हुई है और क्या पंच किया गया। सो फॉर एग्जांपल, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी तो B2B सेल्स के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए के चेक्स लेकर आते थे लोग। अब वो चेक बैंक होते थे वो 10 तारीख के आसपास, राइट? तो 1 तारीख से 10 तारीख तक जो टीम मेंबर्स थे वो ठंड मारते थे कि हम आप ही के वाला एग्जांपल का वो दे रहे हो कि हमारा तो रेवेन्यू बुक हो चुका है और 10 तारीख को वो चेक बाउंस हो जाता था, राइट? वो इसलिए हो जाता था क्योंकि जो हेड्स बैठे हुए हैं वो उस कस्टमर की पूरी जर्नी नहीं चेक करते थे CRM में, और कॉल रिकॉर्डिंग्स तो चेक ही नहीं करते थे। तो आपकी सिस्टम एंड कल्चर एंड प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोई भी टीम मेंबर आपसे झूठ ना बोल सके। आपके प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है। मैम, सेल्स वाले ना मैम पागल बहुत बनाते हैं जी, तो जितने भी बिजनेस ऑनर हैं वो कैसे बचे? देखो, सेल्स वाले पागल बनाते हैं लेकिन लोग फिर भी सामान तो खरीदते हैं, है ना? आपकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है जब आप किसी कंपनी का कॉल उठाते हो। ज़्यादातर कॉल्स डिस्कनेक्ट होती हैं जब कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड होता है। अगर किसी का आपने कॉल उठाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी नीड और रिक्वायरमेंट है। आपको उसने पूरा प्रोडक्ट बताया, उसने आपको पूरे उसके अंदर खर्चे बताए हैं कि आपको क्या लगने वाला है। अगर आप उसका अच्छे से टेस्टिमोनियल्स चेक कर लोगे, ऑथेंटिकेशन चेक कर लोगे, गूगल रिव्यूज़ पढ़ लोगे, लिंक्डइन पे जाके पढ़ लोगे कि कस्टमर्स की वॉइस क्या है, राइट? तो कुछ चेक्स हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि कंपनी जो है वो ठीक है कस्टमर्स के हिसाब से। गूगल रेटिंग्स क्या कहती है, लिंक्डइन रेटिंग्स क्या कहती है, और आजकल तो टेस्टिमोनियल्स बहुत आराम से मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो टेस्टिमोनियल्स ज़रूर चेक करने चाहिए कि जिसने पहले इस कस्टमर को, जो पहला कस्टमर रहा है और उसने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, वो क्या कह रहा है, उसको कैसी सर्विसेज मिली हैं, क्या वो हैप्पी एंड सेटिस्फाई कस्टमर है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैम, बड़ी कंपनीज में तो हम हायरार्की बना सकते हैं कि बॉस है, उसके नीचे आपके चैनल्स हैं और उसके नीचे सेल्स पर्सन है, तो मॉनिटर हो जाता है। व्हाट आर योर सजेशन फॉर अ स्मॉल बिजनेसमैन? देखो, साइकिल सेम रहता है। आप पहले बड़ी कंपनी को आप साइड पे रख दो, हम छोटी कंपनी की ही बात करते हैं। ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल मैम वही रहेगा क्योंकि हर छोटा बिजनेसमैन ही सेल्स में फंसा हुआ है जी। बड़े लोगों ने तो क्रैक कर लिया है कि कैसे सेल निकालना है जी। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना एक कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है? उसके अंदर आपको अपने सारे खर्चे लिखने हैं और उसमें आपको सारे अपने जहाँ से पैसा आ रहा है वो सारे हेड्स लिखने हैं। मैम, वीकली मंथली? आपको मंथली बनाना पड़ेगा। पहले तो देखो, मंथ शुरू होता है ना, मंथ शुरू हम ऐसे लेके चलते हैं कि आप एक न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, right, और आपको सारी चीजें अभी खर्चा लगाना है, ठीक है? आपने अपनी पूरी कॉस्ट शीट बनाई, उसमें आपने सारे हेड्स डाल दिए अपने, उसमें आपने अपनी कॉस्ट भी डाल दी कि मेरा कितना खर्चा आ रहा है, ऑफिस का कितना खर्चा आ रहा है, डायलर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस, एडमिन, सारे खर्चे एक जगह पे पार्क कर दो। ठीक है। साथ में आपके साथ कितने लोग काम करने वाले हैं उनकी भी आप एक शीट में डाल दो, ठीक है? उनकी सैलरी डाल दो, ठीक है? अब साइड पे आप डालो कि जो मैंने खर्चा लगाया है, सारे ही खर्चे होंगे शुरू में आपके। सिर्फ एक आपने जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लगाया होगा या अपने टीम मेंबर को उसमें लगाया होगा, वो क्या रेवेन्यू करके लाने वाले हैं वो आपको राइट साइड पे लिखना है, ठीक है? और सारा का सारा काम चलता है लीड से। आज की डेट में आपको ये देखना है कि मेरे को फर्स्ट मंथ में मैं इतनी लीड्स एक्वायर कर रहा हूँ और इस लीड से मेरा इतना कन्वर्जन आने वाला है, राइट? मेरा एक टीम मेंबर मैंने हायर किया, उसको मैं इतनी लीड्स दूंगा, उसका इतना कन्वर्जन आएगा, इतनी नंबर ऑफ कॉल्स होगी, तो ये एक एक्स रेवेन्यू आएगा। जब आपने एक बार अपना ट्रेंड चेक कर लिया तो फर्स्ट मंथ विल बी एन एक्सपेरिमेंट मंथ। आपने खर्चे सारे अपने लिख लिए, प्रॉफिट कहाँ से आने वाला है वो आपने लिख लिया, जो टीम मेंबर है आपका और आपने क्या क्या रेवेन्यू पे आप वर्क करने वाले हो। नेक्स्ट मंथ जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, राइट? कि मेरे ये खर्चे थे, मेरा ये प्रॉफिट था, मैं बैलेंस भी कर पाया या नहीं, यहाँ पे नुकसान हुआ। उसके बाद सेकंड मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ से खर्चे कंट्रोल करने हैं और मुझे कहाँ पे अपना पैसा लगाना है। सो फॉर एग्जांपल आपने 100 लीड्स एक्वायर की थी,
आपने उस पर 1 लाख रुपया लगा दिया, हाई टिकट की बात करते हैं, ठीक है मैम, ठीक है, उससे आपका एक एक्स रेवेन्यू निकल के आया, तो अब आपको ये पता चल गया कि मैंने 100 लीड्स लगाई थी तो मेरा इतना कन्वर्जन आ गया, इतना रेवेन्यू आ गया, अब मैं 100 को 200 कर सकता हूँ, बट इस 200 के लिए मुझे एक नया टीम मेंबर ऐड करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एओपी के अलावा नहीं चलती है, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान के अलावा नहीं चलती है। हम किसी भी बड़ी अब हम सेल्स हेड हैं, मैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती हूँ, राइट, वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस इतना अच्छा खासा चल रहा है, व्हाट विल आई कंट्रीब्यूट, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे क्वार्टर बाय क्वार्टर का अपना कितने लोग चाहिए, उनसे क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कॉस्ट शीट में कितने खर्चे जाने वाले और मैं क्या कमा के देने वाली हूँ। जिसने शुरू से फर्स्ट मंथ से जब बिजनेस स्टार्ट किया है अपनी ये शीट मेंटेन कर ली ना, उसके बाद बस उसको ऐड करते जाने हैं लोग, उसको पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैम एक सवाल है मेरा इसके अंदर जी, एक तरफ आप बात कर रहे हो लीड की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं सेल्स पर्सन की, जी, पता कैसे लगाए कि लीड में प्रॉब्लम है या सेल्स पर्सन में? उसके लिए मैंने आपको बताया आपके पास डायलर ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास एक मार्केटिंग वाले का कॉल आया, बहुत चिल्लाता हुआ कि निधि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, यहाँ पे मैं इतनी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, इतनी क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं, सेल्स वाले जो है कह रहे हैं आपकी लीड्स खराब है। राइट, तो मैंने कहा उसे 4 चेक्स कर, पहले सबसे पहले ये चेक कर कि लीड्स जो डायल हो रही हैं वो डायल भी हो रही हैं या नहीं। ओके, तेरा डेटा पूरा जो तूने लीड्स दिए, बिकॉज लीड्स की एक एजिंग होती है ना, आपने लीड जनरेट की, आइडियली आपकी उसी दिन कॉल चली जानी चाहिए या नेक्स्ट डे तक चली जानी चाहिए, विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स आपका डेटा जो होता है वो हॉट होता है। राइट, अब जब उसने रियलिटी चेक किया तो उसे ये पता चला कि उसने 1000 लीड्स दी थी सेल्स टीम को, 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसमें से 700 लीड्स कॉल भी नहीं हुई हैं। और सेल्स हेड्स आकर डिजिटल मार्केटिंग वाले को बोल रहे हैं तेरी लीड्स की क्वालिटी नहीं है। तो उसने जब मुझसे डिस्कशन किया तो मैंने बोला आप जाकर उसको ये चीज़ दिखाओ कि आपकी लीड्स 15 दिन से पड़ी हुई हैं और ठंडी हो चुकी हैं, राइट, प्लस जो 300 लीड्स कॉल हुई हैं उनकी तुम कॉल क्वालिटी की रिपोर्ट मंगवा लो, या तो आप खुद ऑडिट कर लो या आप देख लो कि उसमें क्या है, और जो कन्वर्ट हुई हैं लीड्स, राइट, उस पर भी आप चेक कर लो कि कस्टमर का क्या फिनोमेना निकल कर आ रहा है, कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके पे करने के लिए रेडी हैं या जो कन्वर्ट हुए हैं। जब उसने ये वाई एनालिसिस किया तो उसे ये पता चला कि सेल्स टीम के पास डायलर ही नहीं है। तो सेल्स हेड कह रहा है लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन सेल्स हेड को यही नहीं पता कि डिस्कशन क्या हो रहा है, क्या कॉल के ऊपर वो बादल, पानी, बारिश, लड़की है तो अच्छी बात कर रहा है, या फिर वो एक्चुअली कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहा है जिसमें वो कस्टमर की प्रोफाइलिंग करके प्रोडक्ट के बारे में बता के उसकी नीड क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पोजीशनिंग कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत जल्दी बोल देते हैं लीड्स खराब है। मैं खुद सेल्स हेड हूँ, लेकिन मैं कभी भी लीड क्वालिटी ऐसे नहीं बोल देती कि खराब है। उसके पीछे 5 चेक्स हैं जो मैं करती हूँ, एंड देन विद डेटा मैं बताती हूँ सेल्स टीम, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग टीम को कि ये आपके कस्टमर्स आए हैं जो इस बैकग्राउंड से, इस एरिया से हैं, ये इनका इनकम ब्रैकेट है, ये मेल है या फीमेल है, ये हमारे प्रोडक्ट के लिए फिट नहीं है। तो मैम आपकी बात से मैं ये समझ पाया हूँ कि सिर्फ सेल्स पे फोकस नहीं करना, जो बिजनेस ऑनर्स है ना, जो मालिक हैं छोटी कंपनियों के या अभी अपना बिजनेस स्टार्टअप करके बैठे हैं, उन्हें अपनी एबिलिटी पे भी काम करना है, उन्हें अपने स्किल्स पे काम करना है। दे नीड टू बी इंटेलिजेंट। उनको चैट जीपीटी, एआई और ये डिजिटल मार्केटिंग, फनल्स, कन्वर्जन, इन सब के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि उनका सारा बिजनेस कस्टमर्स से आता है। और आपको अगर कस्टमर्स की ही साइको नहीं पता या कस्टमर्स की डेमोग्राफिक्स नहीं पता तो आप किस पे काम कर रहे हो? आपको पता ही नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है किसके लिए, और किसी को भी बेच रहे हो। और हो अपोजिट रहा है मैम, जो बिजनेस ऑनर्स है वो अपनी एबिलिटी पे काम नहीं कर रहे, अपने अप स्केलिंग पे काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट उन्हें ये लगता है कि मैं चिल्ला के ऑफिस में बात करूंगा, रूड हो जाऊंगा और थोड़ा सा प्रेशर बनाऊंगा तो सेल्स आने लगेगी। वो स्केलेबल बिजनेस नहीं है ना। आपने 9 घंटे की शिफ्ट में टीम मेंबर्स को मार धाड़ करके, चिल्लू के जितना आप निकाल सकते थे, अच्छा इंसेंटिव दिखा के आपने निकाल लिया। उसके बाद की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आप स्केल कैसे करोगे? अगर आपके बिजनेस में स्ट्रैटेजीज नहीं है, आप रिव्यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने डेटा ट्रेंड्स नहीं देख रहे हो, आप अपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हो कि कौन परफॉर्म कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, जो कर पा रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो क्या KRAs मीट कर रहा है, तो आपका बिजनेस तो सिर्फ हवा में चल रहा है। हाथ ऊपर उठाओ, ये नंबर दे दो, हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं सी। तो कमी सिर्फ सेल्स वालों की नहीं है, नहीं, इट्स अ कंप्लीट साइंस एंड प्रोसेस, SOPs, ऑपरेशंस जो मिलाकर आपका बिजनेस बनाता है। यू आर सो क्लियर इन योर थॉट मैम। हाउ यू ज्वाइन सेल्स? सेल्स जब मैंने ज्वाइन किया था
तो उस थोड़ी सी डेयरिंग हूँ, तो मुझे ऐसे सेक्टर में जाना था जहाँ पर बॉयज़ की या मेल्स की मोनोपोली हो, ओके जहाँ पे फीमेल्स जाते हुए डरती हूँ, तो या तो पुलिस वाली बन जाती उस टाइम पे, वो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। हाँ। तो मुझे ये समझ में आया कि सेल्स इज़ अ टफ टास्क स्पेशली फॉर वुमेन, तो देन आई जॉइन सेल्स प्रोफेशन। और उस जमाने में तो मैम इतना ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा चलता था। तो हाउ दिस चेंज यू हैव फेस इन योर लाइफ, क्योंकि आपने तो ये ट्रांजिशन बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। कोविड भी देख लिया मैम, नोटबंदी भी देख ली, और अब वो सारी चीज़ें देख ली है जहाँ पे सेल्स डूबते हुए और उठते हुए आपने देखा अपने करियर में। तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा? ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले हम यूज़ करते थे, अब मॉडर्न डे मार्केटिंग है, तो आप इसे कैसे देखते हो? देखो, जब मैं इन्फो एज में ज्वाइन किया था ना मैंने, हितेश ओबराय की कंपनी एंड संजीव बिखचंदानी की, राइट मैम, तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस था 99 एकर्स का, ओके, जिसको मेरे को स्टार्ट करना था। ठीक है, तो 99 एकर्स प्रियांक, एक रियल एस्टेट को आपको ऑनलाइन लेकर आना था। तो हम क्या करते थे, येलो पेजेस होते हैं ना और जस्ट डायल होता है, वहाँ पे कॉल करवा के कस्टमर से बात करते थे, और उसके बाद उनकी लिस्टिंग्स को 99 एकर्स पे पोजीशन करते थे, प्लेस करते थे, राइट। वो बहुत टफ टास्क था। एक लिस्टिंग मतलब एक कस्टमर से कांटेक्ट करना, उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, पहले येलो पेजेस से उसका नंबर ढूंढा, नंबर ढूंढ के पूछा कि अभी भी आपकी प्रॉपर्टी एक्टिव है, बेचना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो। उसके बाद वो लीड हमने सेल्स वाले को दी, सेल्स वाले ने कॉल किया तो बोला कि ये पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कस्टमर एक्विजिशन वाज रियली डिफिकल्ट। आज की डेट में तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे अपने कैंपेन्स रन करते हो, आपकी एड्स चलती हैं, एड्स देख के कस्टमर्स आपको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद डेटा आपके पास आता है, आपके पास क्वालिफाइड फनल्स हैं, आपने फिल्टर्स लगा रखे होते हैं कि इस इनकम से इस इनकम का जो कस्टमर है वो मेरे इस प्रोडक्ट के लिए सूटेड है, इससे नीचे वाला इस प्रोडक्ट के लिए सूटेड है, कैटेगराइज करके आज की डेट में आप उन्हें कॉल कर रहे हो, तो वेरी ईजी। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग से काफ़ी हेल्प हुई है, बहुत हेल्प हुई है। मैम, मेरा अगला सवाल है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सेल्स सिर्फ पैसों का खेल है? क्या विदाउट इंसेंटिव सेल नहीं हो सकती? रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, राइट। तो हर सेल्स वाला यही सोच के काम करता है कि मैं बॉस की गाली भी खाऊं, एक्स्ट्रा आवर्स भी वर्क करूं, हैं तो मुझे भी तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना। पर मैम उसके लिए तो उसकी सैलरी है ना कि यार तो मैं बैकएंड कर लूंगी ना, मैं HR ऑपरेशंस कुछ भी कर लेंगे ना। हम क्यों लगे हुए हैं मारधाड़ करने पे? जहाँ ऑफिस में लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, आराम से ब्रेक्स एंजॉय करते हैं, एक सेल्स वाला सुबह 9 बजे से आकर कॉल्स पे लगता है और रात के 10 बजे तक उसकी कॉल्स चल रही होती है। घर पे भी उसको कॉल्स आ रही होती हैं, छुट्टी पे भी उसको कॉल्स आ रही होती है, और वो उठा रहा होता है क्योंकि उसका कस्टमर जो है कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो भाई बहुत मेहनत का काम है ना। तो मतलब बस ये नंबर गेम है कि नंबर अचीव करो, इंसेंटिव भी ले लो। सी, इट्स नॉट ओनली नंबर गेम। जो सेल्स में बहुत टाइम से टिके हो, मैंने पहले भी बोला था, जो 2-3 महीने सेल्स में काम कर गया और उसको इंसेंटिव उसने उठा लिया, उसने अपनी सेल्स क्रैक कर ली, उसके लिए जुनून है। सेल्स वाले ना पागल होते हैं, अपने काम को लेके पागल होते हैं, उनमें जुनून होता है, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि सेल्स सिर्फ नंबर है। अगर खाली नंबर होता तो कोई भी टीम मेंबर 1-2 महीने काम करता, पैसा कमाता और फिर किसी और प्रोफेशन में मूव कर जाता। आप देखो कितने सारे लोग हैं सालों साल सेल्स में काम करें। मैं 28 साल से सेल्स में हूँ। तो सेल्स आपको पैशन देता है, किक देता है जब आप अपने नंबर्स अचीव करते हो, जब मंथ एंड में आपके टारगेट्स अचीव होते हैं ना, वो जुनून ही अलग है। पर मैम आज के ज़माने में तो सेल्स वाले सिर्फ लीड पे डिपेंड हो गए जी। उनका अगर लीड ना मिले तो सेल निकलती नहीं है। देखो, कस्टमर कॉल करने के लिए तो चाहिए ना, पुराना हो, कोल्ड लीड हो, हॉट लीड हो, 5 महीने पुरानी लीड हो, कॉल किसको करेंगे? लीड तो चाहिए ना। पर लीड एक बार अगर आपके पास आ गई है तो उसके बाद कस्टमर कनेक्ट बनाना, कस्टमर के साथ फॉलोअप करना, कस्टमर के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाना, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताना, ये काम तो सेल्स वाले ही करते हैं ना। नहीं तो कोई लीड सिर्फ CRM में सिर्फ लीड है, जब तक सेल्स वाला उससे कम्युनिकेट करके कन्विंस करके कंसल्ट नहीं करता है तब तक वो पैसा आपकी कंपनी में अपने आप नहीं आता है। मैंने बहुत सारे फाउंडर्स देखे, बोले निधि मैम हम AI के थ्रू सेल्स करा रहे हैं। मैंने कहा कितनी सेल्स आ रही हैं आपकी AI के थ्रू? जो प्रोडक्ट, तो हमने क्या किया, हमने 2 कैटेगरीज डिवाइड की। सेम कैंपेन्स की लीड्स हमने AI के थ्रू कॉल करवाई, जिसमें कॉल जा रही है, हाय माय नेम इज़ निधि अनेजा एंड आपकी क्या क्वेरी है, आपकी प्रोफाइलिंग की, सब कुछ किया, सब कुछ हमने फीड किया। वॉइस कमांड के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही है।
उसके बाद जो सेल्स कन्वर्ट हुई एआई के थ्रू वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। वो कस्टमर को साफ पता चल रहा था कि मेरे को ह्यूमन वॉइस नहीं मिल रही है। ओके, राइट। तो पॉइंट ये है कि एक ह्यूमन टच एंड इमोशन, जब आप एक कॉम्बिनेशन बना के एक कस्टमर से बात करते हो, वो सेल्स इज ऑल अबाउट सेलिंग इमोशंस, राइट, एंड स्टोरी टेलिंग। जब तक आप वो चीज़ नहीं करते हो तो तब तक आपकी सेल क्रैक नहीं होती है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि अगर कोई ये बोले कि सेल्स जो है, सेल्स वाले सिर्फ लीड्स पे काम कर रहे हैं। नहीं भाई, वो बहुत सारे इमोशंस पे काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग पे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी की ब्रांड पे काम कर रहे हैं। वो आपको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आपके कस्टमर्स को टेस्टिमोनियल्स भेज के कि मेरे ये कस्टमर ने परचेज किया था एंड ही इज़ अ हैप्पी कस्टमर। तो बहुत सारी चीज़ें एक सेल्स वाला कर रहा होता है। तो मैम, सेल्स वाला इन ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और ब्रांड लॉयल्टी पे काम करता कैसे? क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही होती है, शाम को बॉस पूछेगा नंबर कितने हुए, तो उसे टाइम कब मिलता है कि वो ट्रस्ट, ब्रांड लॉयल्टी पे काम करे? सो उसके लिए ना बहुत इजी टेक्निक्स हैं आज की डेट में, जिसे कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। आपको अपनी सेल्स टीम को बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वीडियोस, जो टेस्टिमोनियल की वीडियोस होती हैं ना, वो बनाकर देनी है। ठीक है। आपको अच्छे ब्रोशर बना के देने हैं प्रोडक्ट के। ठीक है। अपने लिंक्डइन के पेज का लिंक देना है। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो और सोशल मीडिया पे कस्टमर्स आपके लिए क्या रिव्यूज़ देते हैं वो ज़रूर देना है। और साथ में आपको गूगल रेटिंग्स जो है अपनी ज़रूर मेंटेन करनी है। अगर आपने ये 5 चीज़ें अपने टीम मेंबर को दे रखी हैं ना, जैसे ही वो कस्टमर से बात करता है वो बोलता है लिंक्डइन पे जाके हमारे रिव्यूज़ पढ़ लो, गूगल पे जाके हमारे रिव्यूज़ पढ़ लो। लिंक्डइन पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो किसी भी कस्टमर को, तो वहाँ पर कस्टमर ऑथेंटिकेट कर पाता है कि मैं निधि अनेजा, अगर मुझे प्रियांक से इस कंपनी का कोई फीडबैक लेना है तो मैं तो प्रियांक से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ ना। पहले ज़माने में क्या होता था, हम नंबर देते थे कि सर आप मेरे इस कस्टमर से बात कर लो, ये कस्टमर बहुत अच्छा बोलेगा हमारे बारे में। आज की डेट में हम कस्टमर को बोलते हैं आप लिंक्डइन पे जाकर हमारे इन कस्टमर से जिन्होंने हमारे पेज को सब्सक्राइब कर रखा है, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए। बहुत डिफरेंस है, क्रेडिबिलिटी आ जाती है, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन आ जाता है। तो लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए आपको टीम को भी सामान देना पड़ेगा कंटेंट मार्केटिंग का। बिल्कुल सही कहा, राइट, वरना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो पार्ट। तो मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हर फील्ड में हर सेल्समैन फेस कर रहा है इस समय? ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाउंडर्स या मैनेजर्स अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट्स दे रहे हैं उनको। ठीक है, उसके पीछे कोई मैथ्स एंड साइंस नहीं है। कोई आपका डेटा ट्रेंड, कन्वर्जन, लीड्स, इन सब के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो जिसका जो दिल करता है वो टारगेट उठा के दे देता है। ठीक है, प्लस ट्रेनिंग्स रोबस्ट नहीं है। मैं कहाँ गलत कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं है। आप मुझसे क्या चाहते हो मुझे पता नहीं। तो क्लैरिटी ऑफ KRAs इज मिसिंग। राइट, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, सिंपल तरीके से समझते हैं, आपने अपने टीम मेंबर को अच्छे से ट्रेन किया, जो हमने अभी डिस्कशन किया कंटेंट मार्केटिंग का। आपने उससे कंसल्टेटिव सेलिंग सिखाई कि तुझे बेचना नहीं है, तुझे कंसल्ट करना है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना है। हम सेल्स वाली कंपनी नहीं है, हम कंसल्टेशंस करते हैं और उसके थ्रू पैसा आता है हमारे पास। बेचते तो हम सारे ही हैं, बट देयर इज अ वे, राइट। और सब लोग सेल्स पे लगे हुए हैं, कंसल्टेशन पे नहीं लगे हुए। जिस दिन देखो 30 सेकंड्स में कस्टमर्स को ये पता चल जाता है कि ये बेच रहा है या ये एक्चुअली मेरे फायदे की बात कर रहा है। आपकी कॉल इनिशिएशन में अगर कस्टमर को ये बात पता चल जाती है ना कि प्रियांक मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, वहाँ कस्टमर का इंटरेस्ट होता है कि कोई मुझे सुन तो रहा है, आई एम हर्ड, कोई मुझे सुन रहा है, राइट। तो ये एक पूरी साइकोलॉजी है, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। ना फाउंडर्स को पता है, ना मैनेजर्स को पता है। हर कोई एक नंबर कहाँ से उठा के दे देते हैं मुझे नहीं पता। बिलीव मी प्रियांक, आप मुझसे 2 साल पहले का जुलाई मंथ का रेवेन्यू कि हमने क्या किया था, उसमें हमारी कितनी डिजिटल मार्केटिंग का स्पेंड हुआ था, हमारा क्या कन्वर्जन आया था, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हमारा क्या लगा था, कितने टीम मेंबर्स मैंने लगाए थे, क्या एक्स रेवेन्यू आया था और क्या पैट आया था, ये सारी चीज़ें आज भी हमारे पास है। और जब हम अपनी कंपनी में टारगेट्स देते हैं ना किसी को, दैट इज बेसिस ट्रेंड्स एंड इंक्रीमेंटल ग्रोथ मंथ ऑन मंथ। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज जो हैं कंप्लीटली मिसिंग है। लोग डेटा नहीं पढ़ते, डिजिटल मार्केटिंग को स्पेंड नहीं करते हैं और सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं बना रहे हैं और कुछ भी उठा के बेचने को बोल रहे हैं। आपकी टीम आज नहीं तो कल परेशान होगी। परफेक्ट गाइस, दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग। बेचने के लिए सिर्फ बेचना नहीं है, कंसल्टेटिव अप्रोच अपनानी है, जैसे मैम ने अभी हमें बताया। और अगर आप हमेशा ये रिसोर्स पूरे रखोगे
और इन सब बातों पे आप अगर फोकस करोगे तो सेल अपने आप ही आने लगेगी और लॉन्ग टर्म के लिए अचीव हो जाएगी। गुड मैम, बहुत अच्छा। सो मैम, हाउ टू मेक अ टीम, किस तरह से किन आदमियों को हमें अपनी टीम में रखना है और उनकी क्या स्किल सेट और कैसे उन मैन पावर को पिक करना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पांडवों जैसी टीम बनाना, ठीक है। आपको पता है कि अर्जुन की मछली की आंख पे कितनी नजर रहती थी, राइट। युधिष्ठिर की स्ट्रैटेजीज वर्क करती थी। आप बात करो नकुल सहदेव का, पेशेंस लेवल आपने देखा था, राइट। और भीम तो पावरफुल थे ही थे। तो इस तरीके की टीम का कॉम्बिनेशन ढूंढोगे तो आप किसी को भी परास्त कर सकते क्या बात है। मतलब पांडवों जैसी टीम बनाओ जो कौरवों पे भारी पड़े। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, पावर, यू नो, हर चीज का कॉम्बिनेशन था वहां पे, तभी वो हरा पाए लोगों को। राइट, जैसे अर्जुन पे स्किल बहुत अच्छी थी, वो फोकस थे। और सेल्स इज ऑल अबाउट फोकस, राइट। स्ट्रैटेजी के बिना सेल्स नहीं चलती है। युधिष्ठिर की बात करें तो वो स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो सारी स्ट्रैटेजी बनाते थे। और पेशेंस लेवल के लोग भी चाहिए, नकुल एंड सहदेव, जो काम एंड कंपोज रहे, लोगों से काम करवा सकें, सुने, लोगों को भी थोड़ा सा सुन सकें। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के लोग, पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए जो एक अच्छी टीम बन पाती है जिससे। मैम, सेल्स में कभी कभी नंबर नहीं हो रहे होते हैं जी, मोटिवेशन डाउन होता है जी, और ऐसे में भी एम्प्लॉय को इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। जी। तो जितनी भी पढ़ाई करके और एक्सपीरियंस लेके एक आदमी ने कंपनी ज्वाइन करी थी, क्या वो इसी दिन के लिए कि जब मेरा नंबर ना हो तो इतने सारे लोग मेरे पे चढ़ जाएं और मुझे परेशान करें? देखो, इंडिया की बात करें तो ये कल्चर है, फॉरेन कंट्रीज़ में कल्चर नहीं है ऐसा, राइट। तो हम इंडिया में हैं तो इंडिया की बात करते हैं कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कैसी भी पढ़ाई कर लो, अगर आप अपने प्रोफेशन में ठीक से काम नहीं कर रहे हो, या मान लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, आपकी लीड्स में प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रैटेजीज में प्रॉब्लम है, यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम और कंपनी, तो भाई आपको सुनना तो पड़ेगा। बट इवेंचुअली एक सेल्स वाले को बैक ऑफ द माइंड समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जहाँ पर मेरा रेवेन्यू क्यों नहीं हो रहा, या तो मैं मस्तीबाज हूँ, तो मैं गलत प्रोफेशन में हूँ, मुझे मूव करना चाहिए ऑपरेशंस में या सर्विस में। बट अगर एक मैं पैशनेट टीम मेंबर हूँ, मेरे को सेल्स किक देता है, तब अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ और कंपनी के अंदर मैंने देखा कि मेरी प्रोडक्ट पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लीड्स में प्रॉब्लम है, फाउंडर जो है वो ठीक से प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, या कस्टमर्स की जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है हमारे राइट टारगेट ऑडियंस ही नहीं टारगेट हो पा रहे हैं, तो मुझे उस कंपनी को फटाफट स्विच कर लेना चाहिए अगर मुझे गाली नहीं खानी तो। ठीक है। आपका रिज्यूमे आपका बैंक है, आपका इन्वेस्टमेंट है। एक करियर वाले के लिए, जो हम जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारा जैसे हम SIP में धीरे धीरे पैसा डालते हैं, कंपाउंडिंग का मज़ा लेते हैं, हमारा रिज्यूमे जो है ना वो एक्चुअली कंपाउंडिंग पे ही वर्क कर रहा है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक्सपीरियंस, आपका अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड्स आपको आगे तक सही पे करेगा। गलत ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ठीक नहीं है, कस्टमर्स को नहीं सुनते हैं, आप अपना भी एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो, आप अपना रिज्यूमे भी खराब कर रहे हो। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। मैम, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है जी। अगर हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जी, टिकट साइज बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, तो हाउ टू सेल अ लग्जरी प्रोडक्ट, कैसे उसे बेचें, मतलब महंगा है बहुत। सी, आपकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में अगर क्रिएट हो चुकी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांड मार्केट में बना चुके हैं, राइट, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पोजीशनड है मार्केट के अंदर, तो टारगेट ऑडियंस भी उसी तरीके से वो लोग देख रहे हैं। अगर वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और आपको लीड्स ला के दे रहे हैं, भाई आपकी ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ब्रांड को कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि आपका फाउंडर कौन है, आपकी कंपनी के नाम तक को कोई नहीं जानता, वहाँ पर बेचना बड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं, पर मैम आसान है ना, स्मॉल टिकट साइज में आदमी इतना सोचता भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल टिकट साइज में इंडिया में आप 199 रुपीज़ के प्रोडक्ट के लिए 1 घंटे की कॉल लगती है, वही 70,000 के प्रोडक्ट के लिए आधे घंटे की कॉल लगती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम कस्टमर एक्वायर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसको फनल में लेकर आना, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग मनी, वो आपको पैसा दे रहा है। एक बार वो कस्टमर आपकी छोटी कंपनी है आ गया और उसको सर्विसेज मिल गई, उसके बाद अपसेल करना मुश्किल नहीं है, राइट। तो कस्टमर एक्वायर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, छोटा टिकट साइज हो या बड़ा टिकट साइज हो, आपको कंसल्टेटिव सेलिंग आधे घंटे की करनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा। तो चाहे आप 199 का बिकवा लो, चाहे आप 70,000 का बिकवा लो, बात वही रहने वाली है।
और मैम इसके अंदर ये देखा गया है कि अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है, यू टर्न अराउंड वेरी वेल, आप बहुत सारी क्वांटिटी मूव करते हैं जैसे आपने अभी बताया। अब अगर बड़े टिकट साइज पे जाए तो आप महीने 2 महीने में सेल लेके आ रहे हो जी। तो क्या वो आदमी बैठा रहे इंतजार में? प्रियांक, वो ज़माने गए जब आप महीने 2 महीने में एक सेल लेके आते थे। मैं आपको अपनी कंपनी की एग्जांपल देती हूँ। हम 199 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सो कस्टमर ने ऐड देखी, 199 रुपीज़ पे किए, 199 पे करने के बाद वो हमारे वेबिनार में आया। पर मैम आई एम टॉकिंग अबाउट बिग ब्रांड। मान लेते हैं कोई मैं रियल एस्टेट में डील कर रहा हूँ जी, प्रॉपर्टी ही 6 करोड़ रुपए की है जी, तो उसमें तो 199 वाला नहीं चलेगा। हाँ, तो वो तो फिर B2B हो गया ना। और वो तो, उसमें अगर सेल्स वाला बैठा रह जाए 2 महीने जी, कि मेरा कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट लेगा, मेरी 4 आदमियों से बात चल रही है, इज दैट फाइन? नहीं। तो इसमें ना मेरे पास एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है, यही सेम क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा। लोग आते हैं हमारी प्रॉपर्टी बिकने में, करोड़ की प्रॉपर्टी एक दिन में थोड़ी कोई खरीद लेता है, राइट? तो मैं क्या करूं? मैंने कहा अपनी टीम का PNL मेंटेन करने के लिए इनको छोटे टिकट साइज पे साथ में लगा दे। अच्छा। सो सेम सैलरी जा रही है, पाइपलाइंस बनी हुई हैं, कस्टमर्स के साथ हम सारे फॉलोअप्स कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें बार बार जाकर मकान भी दिखा रहे हैं, नई नई प्रॉपर्टीज दिखा रही हैं, बजट भी अच्छा है, कस्टमर को उसे पसंद नहीं आ रही है, राइट? तो मेरी तो डील क्रैक होगी, लेकिन इट विल टेक 1 मंथ 2 मंथ जब उसको पसंद में आने वाले। कॉम्बोज बिल्ड कर दो, जैसे रियल एस्टेट के कॉम्बोज बिल्ड कर दो। आप रेंट की कुछ प्रॉपर्टीज उठा लो और उस एजेंट को दे दो कि मेरी ये प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, इनको तू रेंट पे चढ़वा दे। सो बेसिकली एक फाउंडर को ना बड़ी और छोटी टिकट का एक कॉम्बो बना के अपनी टीम की यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। नहीं तो फिर प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि इसका तो 1 साल में दो सेल करेगा, उससे हमारा पूरा रिकवरी हो जाएगा। मैम आपने रियल एस्टेट की बात करी। रियल एस्टेट में देखा गया है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा हायर होती है और लड़कियां ही सेल्स हैंडल करती है जी। और बहुत लोगों का ये बोलना है कि रियल एस्टेट में सेल्स डिपार्टमेंट एक मेकअप शॉप है। आओ अच्छा मेकअप करो, स्माइल करो, अच्छा दिखो और प्रॉपर्टी बेच दो। तो क्या ये फील्ड केवल लड़कियों के लिए सेग्रीगेट हो गई है? ये बिल्कुल गलत है। और जो फाउंडर ऐसा सोचते हैं, आप मुझे बताओ प्रियांक, यू आर अ मेल, आपकी हार्ड एंड मनी है, मान लेते हैं आपको 50 लाख का एक फ्लैट लेना है, क्या आप किसी लड़की की शक्ल देख के 50 लाख का फ्लैट ले लोगे? Never. और यू विल डू योर मार्केट रिसर्च, यू विल सर्च फॉर द प्रॉपर्टी, उस एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी हैं उसमें इस बिल्डर की क्या रेपुटेशन है, इसका पेपर वर्क कंप्लीट है या नहीं, टाइम से पोजीशन देता है या नहीं, बाद में इसने जो इसने आज तक प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं इस बिल्डर ने, उनकी रीसेल वैल्यू क्या अप्रिशिएट हुई है मार्केट में। सो मुझे नहीं लगता कि लोग 6999 का एक कोर्स नहीं लेते हैं लड़की की शक्ल देख के। फॉरगेट अबाउट प्रॉपर्टी, ये मिथ है मार्केट के अंदर। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए लड़कियां आ जाती हैं। रियल एस्टेट वाले डीलर्स एंड ब्रोकर्स सोचते हैं कि मेरा कस्टमर इंटरेक्ट तो करेगा, बट वो सिर्फ इंटरेक्ट ही करेगा प्रियांक, वो सिर्फ बात ही करेगा। बिकॉज आपने एक अच्छा फेस बिठा रखा है तो उससे बात करेगा, लेकिन लेगा तब जब उसको ये समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड करेगी। आप क्या प्रेफर करोगे मैम? लाइक आप अपनी अगर कोई सेल्स टीम बना रहे हो तो क्या वो सेल्स टीम बिना लड़कियों के चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी टीम में सारे लड़के हैं, हार्डली 2-3 लड़की हैं। सो मेरे को बहुत बार जैसे मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे थी, तो मुझे बोला जाता था, डायरेक्टर्स बोलते थे कि आप लड़कियां हायर करो, लड़कियों की आवाज़ सॉफ्ट होती है कॉल सेंटर में और उनमें ना कॉल डिस्कनेक्शंस कम होते हैं। मैंने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, मैंने सारे लड़के हायर किए। पता है क्यों? इसके पीछे रीज़न है। ऐसा नहीं, आई एम ऑल्सो फीमेल एंड आई लव फीमेल्स। द ओनली प्रॉब्लम इज लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक कस्टमर ने गाली दे दी, रोना धोना शुरू हो गया। लड़कियों के साथ इवनिंग में काम करने की प्रॉब्लम है। लड़कियों के साथ मंथ एंड में जब क्लोजिंग्स होती हैं उस टाइम पे उनके साथ दिक्कत है। अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, मैरिड हैं तो हस्बैंड नहीं अलाउ करता। तो सेल्स प्रोफेशन के अंदर आपको एक, जैसे हमने भी बात की, पांडवों जैसी टीम चाहिए, बहुत पावरफुल लोग जो जिस टाइम पे आपका टारगेट जब तक ख़त्म ना हो जाए ना तब तक घर ना जाएं। तो गर्ल्स थोड़ा सा इस चीज़ में इमोशनल होती हैं। ठीक है, तो मैम थोड़ा सा टेक की तरफ आ जाते हैं जी। हाउ AI चेंज इन द सेल? आप आज की तारीख में कोई AI टूल यूज़ कर रहे हो? मैं ChatGPT अपने टीम मेंबर्स को ज़रूर बोलती हूँ, तो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जब हम कस्टमर से बात करते हैं और प्रोफाइलिंग करते हैं, ज़्यादातर कस्टमर्स या तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, या फिर वो हाउसवाइफ्स होती हैं, राइट? अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके स्ट्रीम्स बहुत डिफरेंट हैं। कोई रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई क्या नाम है, फाइनेंस के अंदर खाली CA है, कोई फाइनेंस के अंदर ही 10 तरीके के रोल साथ साथ देख रहा है, राइट?
तो जब आपकी टीम कस्टमर से बात करती है ना और प्रोफाइलिंग की स्टेज पे पहुंच जाती है कि ये एक वर्किंग प्रोफेशनल है और ये फाइनेंस सेक्टर से है, अब फाइनेंस सेक्टर के अंदर उसका जो मेन स्ट्रीम है और वो किस चीज़ों पे काम कर रहा है और उसकी मेन चैलेंजेस क्या है प्रियांक, वो आपको चैट जीपीटी में डाल के कि आपका प्रोडक्ट उसको कैसे हेल्प करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला चैट जीपीटी, मैं कंसल्टेटिव सेलिंग की स्क्रिप्ट के साथ चैट जीपीटी हमेशा ओपन रखवाती हूँ अपने टीम मेंबर्स के साथ, राइट। दूसरा CRM होना बहुत ज़रूरी है। ओके। आपकी एक लीड 5 साल पहले एक कस्टमर एक नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर हुआ था, वो CRM में आके फीड हो गया, ठीक है। अब 5 साल बाद आपका वो कस्टमर फिर उठ के आया है और उस टाइम पे वो कोल्ड कस्टमर था, उसके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। ओके। आज 5 साल बाद वो फिर आया है और उसका आपने फिर से उसको एलोकेट किया अपनी टीम को, और आपकी टीम ने जब उसे कॉल किया तो उसे समझ में आया कि ये कस्टमर 5 साल पुराना कस्टमर है, मतलब ये बार बार आ रहा है लेकिन परचेज नहीं कर रहा है, इसका बाइंग इंटेंट तो है लेकिन ये परचेज नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर हमें कस्टमर की पूरी ज्योग्राफी पता चल जाती है, हिस्ट्री पता चल जाती है। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनीज में, एक 2000 का प्रोडक्ट है, एक 6000 का, 8000 का। मान लेते हैं कि एक कस्टमर आया, उसने 2000 का एक प्रोडक्ट ले लिया, 6000 का एक प्रोडक्ट ले लिया। अब जब मैं 50,000 का प्रोडक्ट बेचती हूँ, तो जब मैंने उस कस्टमर की CRM में एंट्री देखी तो मुझे समझ में आया ये हर 6 महीने बाद हमारी कंपनी से कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है। दैट मीन्स मुझे इस कस्टमर पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए बिकॉज ये हॉट लीड है। तो CRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डायलर मैंने आपको बोला है कि आपकी हर कॉल सेंटर में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। नॉट ओनली कि हमें उनकी क्वालिटी पता होनी चाहिए कि कस्टमर फेक प्रोजेक्शंस तो नहीं दे रहे या फेक कमिटमेंट्स तो नहीं कर रहे, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि रिकॉर्डेड लाइन में अगर कहीं सामने वाली कस्टमर बोल देता है कि मुझे ये कमिट किया गया था, राइट, यू हैव ऑल द राइट टू से कि हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग है एंड दिस हैज़ नेवर बीन कमिटेड। कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, सो व्हाई डू यू वांट टू टेक ऑन योर ब्रांड। आप अपने हाथ और प्रोसेसेस पूरे सेट रखो ना, जहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कॉलिंग हो रही है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि मेरे टीम मेंबर ने कस्टमर से क्या कम्युनिकेट किया था। ओके, सो मैम डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर लीड जनरेशन, उन लीड को CRM में पहुंचाना, फिर डायलर में पहुंचाना, तो विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, CRM, लीड जनरेशन, मार्केटिंग करना डिफिकल्ट है आज के ज़माने में? मार्केटिंग और सेल्स मैम दोनों दोनों। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के बिना तो मार्केटिंग इम्पॉसिबल है, मतलब आप ब्रांड पोजीशनिंग कैसे करोगे, राइट। सोशल मीडिया प्रेजेंस के बिना आपको जानेगा कोई कैसे, आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो जब तक वो जनता तक नहीं जाएगा। देखो पहले ज़माने में क्या होता था ना, आप अपना ही एग्जांपल ले लो, हम GIP मॉल जाते थे, DLF मॉल जाते थे, कितनी बार जाते हैं अब हम? बहुत कम है, बिल्कुल कम जाते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे कस्टमर फिजिकली अवेलेबल था। आजकल कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। तो पहले जो लोग मार्केट्स में, मॉल्स में शॉप लेते थे, आज की डेट में वो अपनी लिस्टिंग्स Amazon एंड अच्छे पोर्टल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा कस्टमर मार्केट में नहीं घूम रहा, मेरा कस्टमर सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो इसलिए आपको मार्केटिंग इन सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कस्टमर आज की डेट में घर में बैठ के 7 से 8 घंटे मोबाइल पे ही स्पेंड कर रहा है। एंड मैम, हाउ टू गेट अ रिपीट कस्टमर? रिपीट कस्टमर्स के लिए सबसे पहले हमारे को अपनी सर्विसेज पे काम करना है। और सर्विसेज जब हम कहते हैं तो सर्विसेज ये नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ उनको कॉल करे जा रहे हैं, सर आप बताइए हमारी सर्विस कैसी है। जो आपने उनको कमिट किया है, आपके प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स होती हैं, आपकी कुछ कमिटमेंट होती हैं कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। आप उनको जब टाइम एंड अगेन दे रहे होते हो और उनकी सर्विसेज ठीक से कर रहे होते हो, तो वहाँ पर टच पॉइंट्स होते हैं जहाँ आप कस्टमर को बार बार टच कर रहे होते हो कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज कैसे लग रही, क्या मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है इसकी ट्रेनिंग दोबारा एक अरेंज करा दूँ, आपको कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया। सो मैं टिपिकल एग्जांपल देती हूँ, हम 6999 के प्रोडक्ट से 70,000 पे सेल करते हैं कस्टमर को। सेम कस्टमर उसको हम 70,000 तक लेके जाते हैं। 3 चीज़ें हमने संभाल रखी हैं। पहला हमारा गूगल रेटिंग्स, दूसरा हमारी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग्स। तो हम हर टच पॉइंट पे कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट हमारे से परचेज़ किया, प्रोडक्ट परचेज़ करने का एक्सपीरियंस, उसके बाद सेल्स टीम से बात नहीं, कस्टमर आया, उसने हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे फॉर्म भरा, पहली कॉल का एक्सपीरियंस, जब उसने पेमेंट की उसका एक्सपीरियंस, इनवॉइस का एक्सपीरियंस, सर्विस की कॉल का एक्सपीरियंस, उसके बाद ट्रेनर्स के साथ जब उसके सेशंस हुए, हर सेशन का एक्सपीरियंस, उस पर फीडबैक, एंड फाइनली ओवरऑल जब उसने अपना प्रोग्राम हमारे साथ फिनिश किया तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैम, आपने अभी CRM का नाम लिया, आप मुझे कोई भी 3 CRM बता सकते हो जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा फेमस है? ज़ोहो है,
जोहो लोग यूज़ कर रहे हैं, और मैं बहुत महंगे CRM नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि सेल्स वालों में कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करती हूँ। राइट मैम। तो हमने बहुत आज की डेट में बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको 500 रुपये पर यूज़र पे CRM दे देते हैं, और Right. बहुत अच्छे CRM हैं। और ज़्यादा अगर आपको लगता है तो एक बार 1 लाख रुपए तक की कॉस्ट लेके आप अपना खुद का CRM अपने प्रोडक्ट, अपने एनवायरनमेंट, कल्चर के हिसाब से आप बिल्ड करा सकते हो। सालों साल चलते हैं, CRM खत्म थोड़ी, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मैम। राइट। करेक्ट मैम। तो CRM कोशिश करो कि आप आज की डेट में छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके आप डेमोज ले लो, उनको 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आपका उसमें काम ख़त्म हो जाता है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोहो एंड ऑल महंगे CRM मैं खुद नहीं यूज़ करती हूँ। आई डोंट यूज़, मैं इनबिल्ट ही करती हूँ या फिर कोई सस्ता CRM लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली हमको चाहिए क्या, हमें कस्टमर की पूरी हिस्ट्री ट्रैक करनी है CRM से, तो वो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैम आज की तारीख में सेल्स में आने से पहले बच्चे को ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए कि ये लीड जनरेशन कैसे हो रहा है, ये CRM कैसे हो रहा है, नर्चरिंग कैसे बोलते हैं? नहीं, देखो आपके पास सेल्स में 20 से 25 हज़ार रुपये में 6 महीने पुराना एक्सपीरियंस्ड एक टीम मेंबर आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, लीड्स कन्वर्जन, लीड्स के ऊपर आपका कॉल करना, आपके KRAs बताए ही नहीं जा रहे प्रियांक, बताए नहीं जा रहे। तो अगर आपकी टीम में एक टीम मेंबर आया, एक्सपीरियंस्ड है 2-3 साल पुराना, राइट, और उसकी टीम में या उसकी कंपनी में कभी इन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं क्रिएट की गई है, तो आप उस टीम मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? अपना कल्चर, अपना ट्रेनिंग प्रोसेस खुद बिल्ड करो, ताकि अगर जो मुझे चाहिए वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। तो CRM ट्रेनिंग, डायलर की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मॉक कॉल प्रैक्टिस कि I2UC, वो शैडोइंग करना, हैड कॉल करवाओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कराओ, रीबटल्स कराओ, ये पूरा प्रोसेस है। सो स्टार्ट हमको यहीं से करना है कि आपका 7 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट डे आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन, अपना प्रोडक्ट, कौन डायरेक्टर्स है कंपनी में, कौन क्या क्या करते हैं। सेकेंड डे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा क्या है और हमारी प्रोडक्ट की ऑफरिंग क्या है। थर्ड डे में आपकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सिर्फ येस नहीं करते रहना है, एक एम्पैथी भी क्रिएट करनी है आपको। फोर्थ डे पे आपको उसके साथ अपनी जो है मॉक प्रैक्टिसेस करनी है, जिसके अंदर आप एक टफ कस्टमर बन सकते हो, आप एक कोल्ड कस्टमर बन सकते हो, एक रिफंड वाला कस्टमर बन सकते हो कि भाई मेरे को पैसा चाहिए। तो यू शुड हैव अ रोबस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपका टीम मेंबर जब सिस्टम पे बैठेगा, यूज़ करेगा, वो सारी चीज़ों का ट्रेनिंग डे आपको पहले से पता होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये तो डायलर CRM हर कोई यूज़ नहीं कर पाता है। ग्रेट मैम, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है, तो मैं क्विकली इनवाइट करता हूँ अपनी टीम मेंबर को। फाइन। So now it's time for the rapid fire round, ma'am. My first question is, सेल्स में सक्सेस का परसेंटेज क्या होता है, लक या एफर्ट? इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। क्यों मैम, ऐसा भी होता है हम एफर्ट करे जा रहे हैं पर लक साथ नहीं देता? वो एफर्ट जो होते हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो। अगर आप हर जगह कुआं खोदोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, एक जगह कुआं खोदोगे तो आपको शायद पानी मिल जाएगा। तो डायरेक्शनलेस एफर्ट्स हमेशा वेस्ट होते हैं और वो हमारे को लगता है कि हमारी लक साथ नहीं दे रही है। तो मैम हम राइट डायरेक्शन में कैसे अपने एफर्ट ला सकते हैं? जो आपकी कंपनी के अंदर या जहाँ पे भी आप काम करते हो, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो काम कर पा रहे हैं, आपको उनकी स्ट्रैटेजी और उनका काम करने का तरीका देखना पड़ेगा कि क्या 5 चीज़ें वो कर रहे हैं जो मैं अपने में इम्प्लीमेंट करूं। मैं मान लेती हूँ कि 3 चीज़ें कर रही हूँ, 2 नहीं कर रही हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट साइकिल पे जाना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं। सो मैम सेकेंड क्वेश्चन इज, क्लाइंट के साथ डील क्लोज करनी हो तो क्या करना होता है, लॉजिक या इमोशन? दोनों। सबसे पहले इमोशंस, बिकॉज आपकी पहली पिच आप जब कस्टमर से को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हो या कनेक्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो, सबसे पहले इमोशंस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, तब जाके कस्टमर का माइंड रेडी होता है कि उसको आपको सुनना है, राइट, ही इज़ हर्ड, वो सोचता है कि मेरे को कोई सुन रहा है। उसके बाद जाकर आप लॉजिकल बातें बताते हो, तब जाके आपकी सेल कन्वर्ट होती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट इमोशंस एंड देन लॉजिक। आपने पहले ही लॉजिक यूज़ करने शुरू कर दिए तो आप सेल नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्ट एंड देन लॉजिकल डिस्कशन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन या लिसनिंग?
दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। पहले आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, जहाँ पे आप कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे हो, और उसके बाद जब हम कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने की बात कर रहे हैं तो कस्टमर बारिश, पानी, घर के अंदर डेथ, फैमिली, अपना फाइनेंस सब बताता है। यू शुड हैव पेशेंस लेवल जहाँ आप कस्टमर को सुन सको, तभी आपकी सेल क्लोज होगी। पर मैम बहुत बार ऐसा होता है सेल्स पर्सन सिर्फ अपना ही बोलते रहते हैं, सामने वाले का नहीं सुनते जी। तो उसमें क्या कैसे हेल्प तो कंपनीज़ को मैंने अभी भी ये बात डिस्कस की, आपको कंसल्टेटिव सेलिंग की एक स्क्रिप्ट अपनी टीम को देनी है, ताकि छोटी स्क्रिप्ट हो, लॉजिकल डिस्कशन और कॉल का एक फ्लो, राइट। टीम मेंबर्स उसके बियॉन्ड ज़्यादा बात ना करें, बिकॉज हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखी हुई है, सेल्स के प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, SOPs क्लियर हैं, तो आपके टीम मेंबर वही डिस्कशन करेंगे जो आप चाहते हो वो डिस्कशन करें। मैम सेल्स में ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर फॉलोअप? फर्स्ट इम्प्रेशन। फॉलोअप तो तब होगा ना जब कस्टमर फर्स्ट इम्प्रेशन के बाद साइकिल में आएगा। आपने फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं बनाया तो फॉलोअप कहाँ से करोगे? कस्टमर तो आपकी पॉकेट में आया ही नहीं। यस मैम। मैम और अगर किसी का फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब हो जाए फिर वो क्या करे? फिर उसको वो सेल ना किसी और को दे देनी चाहिए कि तू इस पे फॉलोअप कर। ये हम करते हैं जब अगर हमारे किसी कस्टमर की किसी टीम मेंबर के साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन अच्छी नहीं हुई है और हमें पता है ये पोटेंशियल कस्टमर है, हम वो लीड ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और टीम मेंबर के पास, और वो टीम मेंबर जब बात करता है तो वो ये कभी नहीं बोलता कि आपकी पहले भी बात हुई थी। वो ऐसे बताता है कि इट्स अ फर्स्ट इंट्रैक्शन, जहाँ पर मैं इनिशिएट कर रहा हूँ कॉन्वर्जेशन करना। पर मैम जब वो कॉल करेगा, कंपनी का नेम बताएगा, फिर तो कस्टमर को रिकॉल हो जाएगा मेरी यहाँ पे ऑलरेडी बात हुई तो है। कस्टमर बोलता है, पहले गाली देता है कि आपके यहाँ पर निधिया नहीं जाती, उन्होंने मुझे इतना सुनाया, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, सब कुछ बोलता है कस्टमर। सुनो, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, पेशेंस लेवल वहाँ वर्क करेगा। आपको सुनना है कस्टमर को कि व्हाट ही हैज़ वेंट थ्रू, राइट। सुनने के बाद अपॉलॉजी और कस्टमर को बताना। जहाँ आपने 10 मिनट कस्टमर आयरेट कस्टमर को सुन लिया ना, आधा वो वहीं ठंडा हो जाता है कि मुझे सुन लिया, क्योंकि पहले वाले टीम मेंबर ने तो सुनाया है, अब उसी कंपनी में किसी ने उसे सुन लिया है, तो आधा कस्टमर वहीं ठंडा हो जाता है और उसके बाद आप बिल्ड करने की कोशिश करो। मतलब यहाँ पे हमें ORM स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक सेल्स स्टेट अगर आपको चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करेंगी, कॉन्फिडेंस या फिर कंसिस्टेंसी? दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप कस्टमर से बात कर पाओगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी आप सेल क्लोज कर पाओगे। सेल क्लोज होगी तो कंसिस्टेंट रहना, जो आप अपने रिपीट KRAs कर रहे हो उसको करते रहना। सो कंसिस्टेंसी लास्ट में आएगी जब आपके पास एक कस्टमर आ जाएगा या आपकी फनल में लोग आ जाएंगे। सो पहले लोग ले आओ विद योर कॉन्फिडेंस, योर एम्पैथी, योर इमोशंस, योर लॉजिकल डिस्कशन। एक बार कस्टमर आ गए उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एक सेल्स पर्सन अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं? सी यू नीड टू प्रैक्टिस वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं करवाती हूँ ये प्रैक्टिस, और ये सेल्स टीम्स की करानी भी चाहिए। बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं हु आर वेरी शाई व्हेन दे टॉक टू कस्टमर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दे हैव चूजन सेल्स एज ए प्रोफेशन। तो क्या करो, मिरर, एक ट्रेनिंग रूम में एक मिरर लगा दो। मिरर लगा के उस टीम मेंबर को बोलो कि तेरे सामने समझ ले कस्टमर है, स्क्रिप्ट पढ़ और बोल, स्क्रिप्ट पढ़ और बोल। फिर उसके बाद उसकी मॉक प्रैक्टिस कराओ। मॉक प्रैक्टिस उसी के फ्रेंड से कराओ जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। आप जब धीरे धीरे मॉक प्रैक्टिस कराओगे, जहाँ आपका वो टीम मेंबर जो शाय है वो कॉल ले रहा है, उसने 2 कॉल ली, 4 कॉल ली, 5 कॉल ली, आप देखना 7वीं 8वीं कॉल्स पे वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। और मैम अगर एक बेटर पिच बनानी है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट पे डेमो या फिर रिसर्च? सी, जो मैं कंसल्टेटिव सेलिंग की बात कर रही हूँ, इसकी मैंने एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी दिया है अपनी वीडियो में, फिर भी मैं आपको 5 शब्दों में बता देती हूँ। सबसे पहले कस्टमर के पास ओपनिंग पिच होनी चाहिए आपके पास। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बता रही हूँ। आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी है, कस्टमर की नीड पूछनी है कि वो इस प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्टेड है। अपने प्रोडक्ट को उसकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको मैच करना है, इंटीग्रेट करना है। लास्ट में आपके कस्टमर के साथ आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि वो क्या मिस करने वाला है अगर वो इस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करता है। एंड फाइनली कंटेंट मार्केटिंग। आप कस्टमर के साथ फटाफट कॉल पे आ जाएंगे, मैसेजेस पे आ जाएंगे, कंटेंट भेज देंगे कस्टमर को, और आप उसके बाद आपका फॉलोअप का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी पिच होती है कंसल्टेटिव सेलिंग, उस पर वर्क करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्स में पहले वैल्यू बेची जाती थी और अब डिस्काउंट, आप कौन सा मेथड फॉलो करती है? देखो, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत सेल्स करती हूँ। चाहे 199 रुपये का प्रोडक्ट हो, चाहे 2 लाख का प्रोडक्ट हो, मैं सेल्स
बहुत करती हूँ, ठीक है। कस्टमर कभी भी डिस्काउंट देख के प्रोडक्ट नहीं लेता है, राइट। कहीं ना कहीं आपके टीम मेंबर ने उस कस्टमर को कन्विंस किया है प्रोडक्ट की वैल्यू बताकर और उसकी नीड जनरेट करके कि वो कस्टमर आज प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है। नेगोशिएशन एक बहुत पावरफुल टूल है या बहुत पावरफुल स्किल है जो आपको अपनी टीम को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस लेवल पे नेगोशिएशन करना है और कितना नेगोशिएशन करना है। डिस्काउंट्स, अब आज की डेट में कोई डिस्काउंट्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन। आपको अगर नेगोशिएशन करना आता है, इसकी एक टेक्निक है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, आप अपने कस्टमर्स को, सेम कस्टमर को जो डिस्काउंट मांग रहा है, बिना डिस्काउंट के भी आप प्रोडक्ट पूरा बेच सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहे हो या नहीं। जो लोग सिर्फ माल बेचते हैं ना, ले लो ले लो ले लो, वो डिस्काउंट देते हैं। जो लोग कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं, प्रोडक्ट कैसे वैल्यू करेगा उसके लिए, अगर वो मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो क्या मिस कर रहा है करियर में, फाइनेंसिस में, वो कस्टमर अपने आप आपको पैसा देता है और मुंह बोल के बोलता है बताओ क्या पे करना है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग्स एंड हाउ यू नो टीच योर टीम मेंबर्स। पर मैम ऐसा नहीं होता कि इंडियंस डिस्काउंट के पीछे ही ज़्यादा भागते हैं और उसमें हम डिस्काउंट्स मिलते हैं तो इम्पल्सिव बाइंग भी कर लेते हैं बहुत वो बार। कपड़ों में होता है, पब्स में होता है, राइट। बट जब कोई प्रोडक्ट, कोई मकान खरीदने जा रहा है, कोई स्किल कोर्स लेने जा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करने जा रहा है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ इन रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है। वो 200, 500, 1000, 2000 के डिस्काउंट पे नहीं। अगर आपने ठीक से समझा दिया, फिर भी कुछ कस्टमर्स मिलेंगे, आई एग्री विद यू कि कुछ तो दे दो, सॉरी कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो उसको, जो आपका हर कंपनी का एक मिनिमम स्लैब होता है कि इससे नीचे हम प्रोडक्ट प्राइस नहीं रख सकते हैं। बहुत फसी कस्टमर्स जो आते हैं, जो डिस्काउंट मांगते ही मांगते हैं, भाई दे दो उनको, बट इट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस, राइट। क्रिएट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करो, कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, प्रोडक्ट अपना पोजीशन इन प्लेस करो और क्लोज करो डील। हर कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांगता है, जो मांगता है उसको भी आप वैल्यू क्रिएट करके सेम प्रोडक्ट पे, सेम प्राइस पे बेच सकते हो। बट फिर भी कस्टमर्स आ जाते हैं इंडिया, तो दे दो जो आपका लास्ट प्राइस है, उसके बाद तो आपको मना ही करना पड़ेगा, राइट। एंड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा मिथ हो जो आप ब्रेक करना चाहती हो? मैंने अभी बताया प्रियांक को कि सेल्स सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, स्वीट उनकी वॉइस होती है, लोग कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ये कॉल डिस्कनेक्शन रेशो कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और जिन कॉल सेंटर्स में लड़के ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा लड़कों की रेशो है, आप देखना वहाँ पे एट्रिशन कम होगा, वहाँ पे हैप्पीनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको काम करना, उनको घर पे, भाई फीमेल को टेंशन है ना कि अनमैरिड हैं तो पापा मम्मी डांटेंगे, बेचारी रात को लेट गई या ज़्यादा देर रुक गई तो, और अगर क्लोजिंग पे ज़्यादा देर काम कर लिया, हस्बैंड है वो डांटेगा, बच्चे देखना। तो गर्ल्स के साथ अपनी एप्रीहेंशंस हैं, तो ये एक मिथ है कि सेल्स के लिए लड़कियों को ही आपको सजा के रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद राइट कस्टमर्स, प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएशन एंड देन नेगोशिएशन स्किल्स, दैट्स इट। ओके। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोल्ड कॉलिंग की बेस्ट ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए? कोल्ड कॉलिंग बोले तो कि जहाँ पर कस्टमर बहुत टाइम से डेड है और उससे कभी बात नहीं हुई है, राइट। तो आपको कस्टमर को ये याद दिलाना है, अगर आप CRM यूज़ करते हो, क्या माय नेम इज़ निधि हनेजा और हमारे साथ आपने इस डेट पे रजिस्टर किया था, हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी जिसमें आपने अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई थी, सर हाउ आर यू नाउ, हैज़ इट बीन चेंज्ड, कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आया? सो फर्स्ट कनेक्ट विद हिम ऑन द प्रॉब्लम जो उसने हमारे साथ पहले डिस्कस की हुई है, उसको टच करो कि हाउ इज़ ही नाउ, राइट। अब उसके फाइनेंसेस इंप्रूव हुए, क्या उसके पास पैसे का कुछ हुआ है, अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसको अब हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, तो वेयर इज़ ही राइट नाउ, उसकी करंट पोजीशन क्या है इस टाइम पे, एंड देन स्टार्ट पिचिंग अबाउट। मतलब इमोशनल कनेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। सेल्स इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड स्टोरी टेलिंग। कैसे लगाए? बाद में, ओके। बाद में जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो किसी से, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर जो है फ़ोन, कई लोगों के फ़ोन काट देता है, और कुछ हमारी टीम मेंबर्स होते हैं उनके फ़ोन हमेशा ही उठते हैं और उनका कनेक्टिविटी बहुत हाई होता है, बिकॉज वो अपनी फर्स्ट 30 सेकेंड्स में कस्टमर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, ना कि बेचने की कोशिश करता है। तो लॉजिक आपके तब काम आएंगे ना जब कस्टमर आपको सुनेगा। आपकी कॉल ही कट गई तो लॉजिक कहाँ यूज़ करोगे? राइट। यू नीड टू होल्ड कस्टमर ना, तो होल्ड करने के लिए इमोशंस
एंड कस्टमर की प्रॉब्लम कि उसको प्रॉब्लम क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक कॉन्वर्जेशन एट द नेक्स्ट लेवल, अदरवाइज नॉट। ओके, सो मैम फाइनल क्वेश्चन इज, आपकी सेल्स जर्नी का सबसे प्राउड मोमेंट क्या है? सबसे प्राउड मोमेंट व्हेन आई जॉइन टाइम्स ऑफ इंडिया, इट वाज अ हेड हंटिंग wherein I was working with InfoEdge as a senior manager, और वहाँ से मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को ऑफर आया एंड इट वाज अ ह्यूज जंप इन सैलरी। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया कैंपस आप देखो, इट्स अ ह्यूज कैंपस एंड Yes, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। नाइस। तो ये थे हमारे साथ निधि मैम, जिन्होंने आज हमें इतनी सारी बातें बताई। गाइस देखिए, कभी कभी ना सेल्स वालों की गलती नहीं होती, जो ऑनर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं ना, उन्हें भी समझना चाहिए कि आपको अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। आप वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग हटाइए और न्यू मॉडर्न वे अप्रोच अपनाइए। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानिए, समझिए CRM क्या होता है, ऑटोमेशन कैसे होता है, किस तरीके से ये लीड मैनेजमेंट, लीड नर्चरिंग और कन्वर्जन होता है। आज की तारीख में नए तरीके आ चुके हैं और उन्हीं के ऊपर निधि मैम ने हमें बहुत एजुकेट किया है। तो ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ के लिए एक गेम चेंजर होना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ हम लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, कुछ और नया लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। साइन ऑफ फ्रॉम ओके प्रेनिक।